मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 36। पारस साम्राज्य में। बहुत दिनों बाद राजपुरोहित जी कुछ मेरी शास्त्र के ज्ञाता जादूकरों के साथ वैभव की कक्षा में आए। मैं वह बहुत सारा दिन किताबें और अपने ज्ञान और आध्यात्मिक चक्र जागृत करने में अपना समय वेट कर रहा था, इसलिए कुछ दिनों से वह कोशिश कर रहा था कि उसका बनाया गया प्लान सही तरह से काम करे। पर राजा को कुंभदेव जी ने ये साफ इनकार कर दिया इस बारे में सोने के लिए, क्योंकि अभी वह अपनी बेटी और इस साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत गहरी विचार से किसी बात को लेकर परेशान है। और अगर दुनिया को पता चल गया कि पारस साम्राज्य का एक राजकुमार गायब है तो सब कुछ राजकुमार को, तो ये राजकुमार के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पारस साम्राज्य से हर कोई उत्तर जरूर था, पर उसे साम्राज्य की बहुत सारी अनकही और नकाब के पीछे बहुत सारे दुश्मन थे जो हर वक्त मौके की तलाश में रहते थे कि भारत साम्राज्य के महल और उसके जादू के रहस्य का पता कर उसे पर कब्जा करना, जो ख्वाजा को में देखे रहते संभव नहीं था। और पिछले कुछ समय से काली दुनिया की जादूगर के साथ उनके खास सैनिकों के बीच लड़ाइयों को देखते हुए उसे यह सारी बातों का घोषणा करना ठीक नहीं लगा। महल में रहने वाले सभी राजशाही लोगों को यह बात पता था कि महल में इस वक्त क्या चल रहा है, पर इस बार से सभी को साफ मना ही थी कि किसी को इस बारे में पता ना चले, खास करके महल के बाहर के लोगों को। वैभव राजपुरोहित के साथ आए वह दो के साथ अपना इलाज कराया रहा था। इलाज के दौरान उसे वेदों के ऊपर थोड़ी बहुत शंका होने लगी, लेकिन जिस तरह से उनकी शक्तियां थी ये देखकर वह सब बता सकता था कि यह लोग और सभी बहुत ही उच्च दर्जे के बेड जैसी है, बेड ऋषि है। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने अच्छे और कब मिल वेदों के होने के बाद उसका पैर ठीक क्यों नहीं हो रहा, ना ही उसके पैरों के बारे में कुछ ऐसा पता चल रहा है जिसका हल वह निकल सके। कुछ हफ्तों की इलाज के बाद वैभव को अपने पर में कोई भी बदलाव नहीं आया, जिसके कारण वह और भी ज्यादा गुस्से में रहने लगा, जिसका शिकार उसके सेवक और उसके देखभाल करने वाले लोग होने लगी। राजा कुंभदेव भी वैभव की दुविधा समझ रहे थे और उसके व्यवहार को भी, पर वह जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक रोज सुबह के समय कुंभदेव अपने कुछ सैनिकों के साथ राजपुरोहित के आश्रम के लिए चले गए, जहां जाकर उन्होंने देखा तो बहुत सारी आश्रम में रहने वाले लोग कुछ औषधि बना रहे थे, तो कोई अपनी जादू की शक्ति का प्रैक्टिस कर रही थी। सब अलग अलग दिशाओं में फैले हुए थे। वह आश्रम बहुत ही भाव और काफी मनमोहक था। चारों तरफ हरियाली और बहुत ही सुंदर दृश्य था। राजा अपने सैनिकों के साथ चलते हुए एक बगीचे में आ गए, जहां राजपुरोहित जी कुछ छोटे विद्यार्थियों को किसी बारे में बता रहे थे। वह राजा हंगरी को देखकर अपने विद्यार्थियों को वहां से जाने को कह दिए। राजा कुंजदेव उनके सामने बैठ गए और कहने लगी है, कल हमें एक और काली दुनिया का जादूगर मिला। उसके पास वही अनमोल पत्थर था जो कुछ साल पहले काला साम्राज्य की महल से चोरी हुआ है। दिन ब दिन इन काली दुनिया के जादूकरों का हिम्मत बढ़ाते जा रहा है और साथ ही अब तो कुछ दुनिया का द्वार भी धीरे धीरे खोलने लगा है और वहां के रक्षा और अलग अलग तरह की जीत अपनी शक्तियों को बढ़ाकर हमारी दुनिया में जाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए कुछ समय से यह सारी चीज बंद हो चुकी थी, पर अब धीरे धीरे ये वापस होना शुरू हो गया है। अब सबकी नजर मेरे साम्राज्य पर है, जो चाहते हैं कि मैं उसे विषय पर कुछ कड़ा फैसला लूं, और मुझे समझ नहीं आया है इस वक्त मैं क्या करूं। मेरा एक बेटा गायब है जो हमारे साम्राज्य का उत्तराधिकारी और सबसे बड़ा ट्री लोक शक्तिशाली राज की शक्ति उसे मिलने वाली है, और मैंने उसके लिए पूरी तरह से सभी इंतजाम कर दिया था, पर अचानक से यह सारी चीज हो गई। अगर बाहर के लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी हमें उन लोगों को सच बताना। आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। बात पुरोहित जी उसकी बातें सुनकर रात वहीं की मुस्कुराने लगे, और उन्हें मुस्कुराकर देखकर कुंभदोष थोड़े आश्चर्य हो गए। तुम इतने परेशान क्यों हो राजा को? मुझे हर कोई समय के आगे जाकर कुछ नहीं बदल सकता, और रही बात त्रिलोक शक्ति पानी की, तो उसमें तुम्हारा बेटा सही दिशा की तरफ बढ़ रहा है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वक्त आने पर वह एक शक्तिशाली जादूगर और फिर ब्रह्मांड का उत्तराधिकारी के रूप में वह सामने आएगा। मैं सुनकर कुंभदेव बहुत ज्यादा हैरान हो गए और वह कहने लगी, तो क्या मेरा बेटा वह इस वक्त ईश्वर जहां है उसे वही रहने दो। वक्त आने पर सब कुछ सही होगा, पर हमें किसी भी चीज को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी है। तुमसे जो हो पा रहा है वह करो, और ध्यान रखो तुम्हारा साम्राज्य जो इतना बड़ा और बड़ा शक्तिशाली है उसे दुनिया की नजरों में वैसे ही रहने दो जैसे कि वह है। किसी को यह भाषा में लाने की भूल मत करना कि अब तुम्हारे साम्राज्य की उत्तराधिकारी और उसे महल में नहीं है, नहीं तो यह तुम्हारी बेटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, याद रहे। पर पुरोहित जी मेरे दूसरे बेटे का क्या वैभव का पर कभी ठीक नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, सब चीज को वक्त पर छोड़ दो, बाकी है जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता है। राजा कुंभदेव ने यह बात जानकर खुशी हुई कि उसका बेटा राजकुमार आरव सही सलामत है और जहां भी है सुरक्षित है। उसे राजपुरोहित जी की बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा था, इसलिए वह बिना कुछ सवाल की अपने महल की तरफ लौट गया। एपिसोड 37। जादू नगर के बाजार में आज रुद्र विद्यार्थियों को वहां पर ले आया था, जहां सब इधर उधर अपना अपना ग्रुप बनाकर चारों तरफ फैल गए। वही महेश्वरी काव्य और मेल के साथ एक खान की दुकान के सामने खड़े हो गए, और रुद्रा दोनों राजकुमारी के साथ उनके पीछे पीछे चल रहा था। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि भारत साम्राज्य की राजकुमारी रुद्र को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
रुद्र ने सबको सही समय पर एक जगह इकट्ठा होने को कहकर दोनों राजकुमारी के साथ बाजार घूमने लगा और इधर उधर सभी लोगों पर भी नजर डाल रहा था। उसके आसपास का ऑरा कुछ ऐसा था कि सब लोग उसे देखकर खुद ही कुछ दूरी उससे बना लेते थे। वही राजकुमारी रिद्धि सिद्धि चुपचाप उसके अगल बगल चलते हुए इधर उधर देख रही थी। अचानक से रुद्रा को कुछ याद आया और वह कहने लगा, जब से मैं यहाँ तुम लोगों के साथ तुम्हें प्रशिक्षण दे रहा हूँ, मेरी प्रशिक्षण में दो लोग ही नहीं रहे हैं। क्या तुम जानते हो वह दोनों कौन है? हालांकि रुद्र को पता था ये दोनों कौन है, पर वह जानना चाहता था कि क्या राजकुमारी इन दोनों पर ध्यान देते हैं कि नहीं। जिस पर सिद्धि याद करते हुए कहने लगी, हाँ भाई, वह दोनों लोग बहुत ही अजीब और अलग है। उनमें से तो एक के बारे में आपने भी सुना होगा कि वह हमारी आचार्य की बेटी कारण आचार्य है, वह जो माहेश्वरी है ना, उसका भाई, और दूसरा लड़का भी उसी के साथ यहाँ आया है। उसका नाम आरव है, हमारे भाई की नाम की तरह, पर वह बिल्कुल उसके जैसा नहीं है। हमेशा उसके नाम को सुनकर मुझे तो हमारे आरव भाई की याद आ जाती है। ये कहकर वह चुप हो गई तो वही रुद्र ने कर हिलाते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही, मुझे उसके नाम से ही आपकी याद आ जाती है। काफी साल हो गए उससे मिले हुए, और उसे घटना के बाद तो मैं फिर कभी तुमसे या तुम्हारे परिवार से बिल्कुल भी मिल ही नहीं। जिम्मेदारी के चलते मैंने सबको अपने आप से अलग कर दिया, पर तुम तीनों मेरे बहुत ही करीब थी, जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं पाया। ये सुनकर दोनों राजकुमारी मुस्कुराने लगी, पर वह लड़का मुझे बिल्कुल अजीब ही लगता है। उसकी शक्तियां बिल्कुल सामान्य है, पर कुछ तो है उसमें जो वह छुपा रहा है। रुद्र ने कुछ सोचते हुए कहा। उसे रात के बाद रुद्र कहीं नजर ही नहीं आया। जबकि उसने पता किया तो उसे पता चला रुद्र और कारण कई दिनों से माया गार्डन में जादूगरों के बीच अपनी मेडिटेशन और आध्यात्मिक शक्तियों को चक्र के नियम और मित्रों से बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानकर रुद्र में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, वह खुद ही चाहता था कि हर एक जादूगर जो यहाँ से निकले वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे ताकतवर बनकर निकले, जिससे वह अपनी दुनिया की रक्षा कर सके। उसे ख्यालों में खोया देखकर सिद्धीक्ष ने कहा, भाई चलो, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक झील है, वहां पर चलते हैं, वहीं बैठकर हम सारी बातें करेंगे। रुद्र ने सर हिलाया लाया और उसे तरफ चले गए। बाजार से कुछ दूरी एक झील के किनारे दोनों राजकुमारी एक किनारे बैठ गए। रुद्र उनके साथ ही बैठा था। इस वक्त उसके भाव एकदम कठोर नजर आ रहे थे, जिसे देखकर रिधि वह बनाते हुए कहने लगी, रुद्रा भाई, काम से कम हमारे सामने तो अपना यह महान जादूगर वाला चेहरा छोड़कर हमारा भाई वाला चेहरा बनाया करो। जब से आप यहाँ पर आए हैं सबका अपना ये डरावना जरा दिखा दिखा कर डरा रहे हैं जैसे कोई शैतान हो। अगर आरव भाई आप इस वक्त आपको ऐसे देखकर देखे ना तो सच में वह तो डरकर भाग ही जाते। आपसे ये कह रही थी और हंसने लगी, फिर अचानक से रुककर उदास हो गई। उसकी उदासी देखकर रुद्र मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब तो उसका मजाक बना ही रही है तो अचानक सूरदास क्यों हो गई? वह तो मुझे भूल ही गया है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है सारा दिन, इतने साल हो गए हैं उसे दूर हुए, फिर उसकी हर एक बात मुझे याद है। अब क्या वह पहले की तरह है या कुछ सुधार आया उसमें, बताओ मुझे। रुद्र एकदम शांत और नॉर्मल भी होकर उससे पूछ रहा था। उसकी बातें सुनकर रिद्धि सिद्धि एक दूसरे को देखने लगे और अपना सर झुका लिए। उन्हें ऐसे देखकर खुद को कुछ समझ नहीं आया और वह उनके सामने बैठ गया और कहने लगा, क्या होगा? मैं जब से तुम लोगों के साथ इतने दिनों से तुम्हारी जादुई शक्तियां और अध्ययन के बारे में प्रशिक्षण दे रहा हूं, फिर भी तुम दे देंगे सामने से आकर मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की। और आज जब मैं तुम्हारे साथ अकेला हूं तो मुझे कोई बात सामने से की नहीं बता रही हो। आखिर हुआ क्या है? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे पता होनी चाहिए पर मुझे पता नहीं है? इस पर सिद्धि ने अपना सर नीचे झुका लिया और कहने लगी, भाई, पारस साम्राज्य के सदस्यों के पास जितनी जादुई शक्तियां हैं उससे भी ज्यादा उनके पास उनके नियम और उनके कुछ दायरे हैं जिस पार करना मुमकिन बिल्कुल नहीं है, और भी यही कारण है जिससे हम आपको चाहकर भी कुछ नहीं बता सकते। ये सुनकर रुद्र शांत हो गया, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि भारत साम्राज्य के नियम को तुलना कितना मुश्किल है और कितनी भी गंभीर बात क्यों ना हो, पारस साम्राज्य के महल से बाहर निकलना नामुमकिन है। वह जाकर भी चाहकर भी उसके बारे में इसे कुछ भी नहीं कर सकता। रुद्र ने उन्हें देखकर कहा, ठीक है, मुझे तुम बात नहीं सकती कि मत बताओ, पर काम से कम मुझे अरब के बारे में तो बताओ। अब तक तो वह बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया होगा, बिल्कुल मेरे जितना, और आखिरी बार जब मिला था तो वह तो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। अगर पिताजी ने उसे और मुझे अलग नहीं किया होता तो वह तो मुझे अपने साथ हमेशा अपने रख लेता है। उसकी जीत तो पूरी साम्राज्य को पता है कि उसे जो चाहिए होता है वह उसे किसी भी कीमत में चाहिए। उसे हंसता हुआ देखकर रिधि ने बनाकर कहा, आपको नहीं लगता कि आपको इस तरह से हंसना देखकर आपकी इस पर्सनैलिटी है कोई वह कर सकता है? इतने दिनों से सभी लोगों की जान हालत में अटकी हुई है, आप सबसे इतनी शक्ति से पेश क्यों आते हैं जबकि हम आपको जानते हैं? इस पर रुक जा, नहीं, सीरियस आवाज में कहानी यह उन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैंने उन्हें अपना वह चेहरा दिखाया जो सिर्फ मेरे अपनों के लिए होता है तो तुम जानती ही हो क्या होगा। तुम दोनों भी तो किसी घमंडी लड़की की तरह नहीं, घमंडी राजकुमारी की तरह पूरी पारस साम्राज्य में और यहाँ विद्या निकेतन में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गई हो। मैंने सुना है तुम दोनों के बारे में। रिद्धि सिद्धि दोनों गुस्से से रुद्र को घूरने लगी तो वही रुद्र हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, हम सभी जानते हैं हमारी खुद की से ज्यादा हमारी जिम्मेदारी किस तरफ है और हम सब वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उसके बाद से दोनों राजकुमारी सहमत थी और बोलो ऐसे ही बातें करने लगी। राजकुमार पारस, देखा तुमने, यह विद्या निकेतन का बारिश रुद्रा कितना आराम से इन दोनों राजकुमारी से बात कर रहा है।
दोनों राजकुमारी किसी से सीधा मुंह बात तक नहीं करते और आज देखो विद्यानिकेतन का वरिष्ठ खुद आज उनकी रक्षक बना बैठा है। इस पर पारस कुछ दूरी पर बैठा उन्हें देखते हुए कहने लगा, यह पारस साम्राज्य की राजकुमारी है, कोई एरेकेरी लड़कियां नहीं, और वह विद्यानिकेतन और जादू नगरी का उत्तराधिकारी है। तुम जानती हो उनका पद कितना बड़ा है, तुम दोनों तो उसकी कदमों की धूल के बराबर है, उनकी दासियां भी तुमसे कहीं गुना ज्यादा काबिल है, तो अपना मुंह बंद रखो। पारस की बात सुनकर उसके दो चमचे चुपचाप नहीं खड़ा हो गए। तो वही पारस अपनी तरफ देखते हुए कहने लगे, एक बार मैं सर्वशक्तिशाली जादूगर बन जाऊं, फिर मैं भी की तरह में से एक बन जाऊंगा, उसके बाद में जो चाहे वह पा सकूंगा। ऐसा भी हो सकता है मिल सकती हूं को देखकर इन दोनों राजकुमारी में से एक राजकुमारी की शादी मेरे से हो जाए, आखिर इस विद्या निकेतन और सभी राजकुमारों में से सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख तो पारस में पीछे मुड़कर देखा तो उनसे थोड़ी लंबे उसे रात विशाल और अमर दोनों वहां पर उसे देखकर पर ऐस उन्हें देखने लगा और कहने लगा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि हम ऐसे ही वहां चले जाएंगे? अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है। मैंने सुना कि रुद्र तूफान लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है कुछ समय के लिए, तो हम उसी से कुछ और सारी चीज सीखना चाहते हैं, और वह किस तरह से अपनी शक्तियों को बढ़ाता है ये भी जानना चाहते हैं। साथ ही साथ मैंने सुना है उसके पास की त्रिलोचन पत्थर है, जिससे वह अपने चक्र को बहुत अच्छी तरह से जागृत कर सभी शक्तियों को एक साथ जागृत करके सभी को हरा देता है। मुझे इसके बारे में जानना है। उसके बाद सुनकर पारस के माथे पर सिकंदर गई और उसे ऐसे देखकर अमर और विशाल दोनों मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्यों, क्या हुआ राजकुमार पारस? उन्हें देखकर तुम्हें चिंता हो गई है ना कि कहीं सर्वश्रेष्ठ जादू बढ़ाने की सफर में हम भी तुम्हारे साथ आगे आ रहे हैं, लेकिन हम तो जादूगर बन चुके हैं, बस सर्वश्रेष्ठ बना बाकी है। तुम तो अभी जादूगर बनने के सफर में हूं, एक कहकर वह दोनों हंसने लगे, जिस पर पारस ने अपना सर झुका लिया और कहने लगा, ऐसा कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं है भाई, मैं तो बस सोच रहा था उसे रात आपने इस तरह से भाग गए थे और अब इस तरह से बातें कर रही हूं, इन दोनों में से क्या सच है मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके बाद सुनकर विशाल और अमर दोनों ही उसे गुस्से से देखिए और वहां से चले गए। उसके जाने के बाद बारिश में गहरी सांस ली और वह भी दूसरी ओर चला गया। एपिसोड 38 मंत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा की आवाज चारों तरफ में गूंज रहे थे। हाल के बीच 24 एक चक्र के बीच आरव बैठा अपने मंत्र जोर जोर से उच्चारण कर रहा था। उसके चारों ओर एक अलग ही प्रकार की रोशनी से चक्र बनता हुआ उसके चारों तरफ घूम रहे थे और उसके बैठने वाली स्थान में और उसके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा चक्र जिसमें अलग अलग तरह की शब्द लिखे थे वह एक रोशनी के साथ उसके ऊपर घूम रहे थे। आरव के शरीर से एक हरी रोशनी धीरे धीरे प्रकाशित होते हुए बहुत तेजी से चमक रही थी। उसका आज और ही बहुत अलग नजर आ रहा था। अब वर्ष की अपनी आंखें बंद किए हुए लगातार अपने मंत्र दोहरा रहा था। धीरे धीरे वह हरी रोशनी अलग अलग फूल पत्ती और जड़ी बूटी जैसे आकार लेने लगी, पर उनका घूमने और उनकी ऊर्जा में कोई भी कमी नहीं आए और अपनी शक्तियों की दुनिया में उन हरी रोशनी को प्रभावित होते हुए साफ देख पा रहा था। उसने अपने मंत्र दोहराए और उन हरी रोशनी को अपने हाथ में लेकर एक दाल बनाया जो किसी छोटे छोटे धागे की तरह नजर आ रहे थे। वह था कि धीरे धीरे आरव के शरीर पर प्रवेश कर रहे हैं। एक बहुत भाव मायाजाल बन गया जिसके अंदर अलग अलग तरह की फूल पत्ती और कुछ द्रव्य जैसा भी दिखाई दे रहा था। वह जल धीरे धीरे आरव के हाथ में समाहित होने लगी और आखिरी छोड़ अब के हाथ की कलाई के नीचे एक छोटी सी बिंदु की तरह उसके हाथ में एक छोटा सा फूल की तरह निशानी छप गया। आरव गहरी गहरी सांस लेते हुए अपनी शक्तियों की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देख सकता था। इस वक्त उसके शरीर में वह बहुत बेशुमार शक्ति और एक अलग ही ऊर्जा महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारी मंत्र और वृक्ष तत्व की चक्रण शक्ति का संपूर्ण ज्ञान उसे एक साथ होने का अनुभव एक अलग ही खुशी दे रही थी। धीरे धीरे आरव अपने जादुई दुनिया से अपनी असली दुनिया में आने लगा। मुझे उसने अपनी असली दुनिया में आंखें खोल दी। उसने देखा कि उसके आसपास और उसके सर के ऊपर एक अलग ही हरी कलर का रक्षा सूत्र चक्र जागृत हुई अभी भी उसके सर के ऊपर घूम रहा है। ये देखकर आराम में उसे चक्र की तरफ देखा और फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर कर कुछ मंत्र बुदबुदाया, जिसके बाद उसके हाथों में हरी रोशनी जल गई और उसे रोशनी को उसने उससे ऊपर घूम रहे चक्र की तरफ इशारा किया। धीरे धीरे उसे चक्र की रोशनी बढ़ने लगी और अब वह रोशनी और वह घूमता हुआ चक्र धीरे धीरे हवा में मिलते हुए आर के शरीर में समाहित होने लगी। आरव के अब तक उसके आसपास के जादुई शक्तियां भी गायब हो चुकी थी। यह सब काफी समय तक चलता रहा। जब आरव में पूरी तरह से यकीन हो गए हैं कि आप वह बहुत समय से वहां पर है तो वह अपनी जगह से उठ गया। आज उसके शरीर में एक अलग ही बदलाव महसूस हुआ उसे और वह उठकर इधर उधर अपना हाथ पैर को हिलाते हुए कसरत करने लगा जिससे उसकी हड्डियों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने खुद से कहा, इतनी समय से लगातार एक जगह बैठने से मेरा शरीर की अकड़ गया है, पर कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। आज मैंने 6 तत्व की पूरी शक्ति पानी है। हम देखना यह है कि यह सब ठीक से मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम मुझे बस उसे गुलाबी रोशनी का इंतजार है जो मुझे मेरी अस्तित्व की पहले राज के बारे में बताएगा। ये सब सोचकर आरव वहां से बाहर की तरफ चला गया। वह एक लकड़ी का कमरा था। उसे बाहर निकलते हुए अपने अपने आसपास देखा। उसके बाद वह एक बहुत ही पेड़ के बीच बना एक लकड़ी का घर ट्री हाउस के बाहर खड़ा आसपास के नजारे को देखने लगा। पेड़ के ऊपर लकड़ी का बना घर काफी सुंदर नजर आ रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ दूरी पर करण कुछ जादूगरों के साथ मुकाबला कर रहे हैं।
ये देखकर आ रहा कि इस तरफ जाने लगा, पर उसने सोचा कि सीढ़ियों से नीचे उतरने से अच्छा अपनी शक्तियों का ही प्रयोग करने, इसलिए उसने अपने हाथ ऊपर की तो पेड़ों से एक अलग अलग तने उसके हाथ में आ गए और वह उसे ताने को पकड़कर झूलते हुए नीचे की तरफ आ गया और दूसरे हाथ से उसने दूसरे पेड़ की तरह भी सारा किया तो वहां से भी बेल की शाखाएं उसके हाथ में आ गई। इसके बाद वह सीधा नीचे पहुंच गया और हवा की ऊर्जा से वह करण के बगल में अगर खड़ा हो गया। ये देखकर आसपास के सभी लोग चौंक गए, यहाँ तक कि कारण भी उसने अब को देखा तो उसे आरव आज कुछ अलग ही नजर आ रहा था। तुमने ये कैसे किया, ये तो मैं भी अब तक नहीं सीखा, एक जादूगर जो उनके उम्र में थोड़े बड़े हैं। उसने आने को देखकर आंखें छोटी करके पूछ। विद्या निकेतन में बहुत सारी चीज सिखाई जाती है, बस आपको वह चीज अपने तरीके से सीखना होता है। बस मैं सीख लिया और कुछ नहीं। वह तत्वों को जागृत करना तो आसान है, पर उसे इस्तेमाल करना उससे भी ज्यादा आसान। ये कहकर वो हंसने लगा। कारण 3 दिन के बाद को आरव को देख रहा था जब से वह माया गार्डन में आए हैं। आरव ने तो अपने आप को एक ट्री हाउस में ही कैद कर लिया था। माया गार्डन जादू नगर के जंगल में एक रहस्यमय जगह है, जहां तक पहुंच पाना किसी आम इंसान या जादूगर के बस की बात नहीं। वहां कुछ खास जादूगर अपने एक निश्चित जगह ढूंढकर अपनी जादू और मंत्र विद्या का अध्ययन करते हैं। साथ में वहां मौजूद अलग अलग तत्वों के जादूगर के साथ उनके तत्व के बारे में जानते और सीखते हैं और साथ ही साथ उनसे कंपटीशन भी करते हैं। हर वजह से यहाँ आया है, तब से वह अपने आप को एक ट्री हाउस में कैद कर लिया था। सबको बहुत अजीब इंसान लगा, पर जबकि वह दोनों लड़के पहली बार में ही माया गार्डन इतनी आसानी से आ गई तो उन्हें भी उन दोनों पर थोड़ा भरोसा हुआ, क्योंकि माया गार्डन में आना इतना भी आसान नहीं। वहां जाकर करने अपने से कुछ बड़े जादूगरों से अस्त्र शास्त्र की प्रशिक्षण लेने शुरू करती। वहां के जादूगरों को तो पता था कि ये दोनों विद्या निकेतन के नए छात्र में से हैं और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं थी उनके यहाँ आने से और प्रशिक्षण लेने से, क्योंकि यह कहीं भी नियम में नहीं लिखा था कि विद्यार्थी खुद से प्रशिक्षण या अध्ययन नहीं कर सकता। और करण के अपने पिता के बारे में बताने के बाद तो उन्हें सब करने की कोई गुंजाइश नहीं मिली। सब उनके पिता को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि सालों पहले ही वह उनके गुरु रह चुके हैं। अपने तलवार वाले और अलग अलग हथियारों को एक जगह सहित इकट्ठे करने को कहकर बड़े जादूगर अपने अपने राष्ट्र निकल गए। आरव तो उनके बातों का कोई जवाब ही नहीं दिया, जिससे वह लोग नाराज हो गए। वही कारण बस सर झुकाए हुए उन्हें जाते हुए देख रहा था। सबके जाने के बाद उसे ग्राउंड में अब आराम करने बजे थी। कारण ने सही लाया और वहां को उसके सही जगह पर रखने लगा, जिस पर आरव उसकी मदद करती है। वह कहने लगा, तो बताओ क्या क्या सीखने इतने दिनों से? मुझे तो लग रहा है मैं गहरी नींद से जगा हूं, मेरा तो पूरा शरीर ही अकड़ गया है, मैं कितना थक गया हूं। नौटंकी करते हुए आप कारण को बता रहा था, जिस कारण मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे कुछ छुपाने के बारे में सोचना भी मत, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम जैसे दिखते हो वैसे हो, नहीं तो क्या। जिस कारण से तुम यहाँ आने की जिद कर रहे थे, क्या वह पूर्ण हो गया? हमें वापस विद्या निकेतन भी जाना है। हालांकि वहां के आचार्य को तो पता चली गया होगा, पर हम बिना किसी को सूचना दिए यहाँ आ गए, जिसका दंड हमें मिलेगा। मैंने महेश्वरी को भी कुछ नहीं बताया था कितने दिनों से हम यहाँ पर हैं। अरे भाई शांत हो जा, मैं संभाल लूंगा। और रही बात विद्या निकेतन की, तो तुमने सुना नहीं, अभी कोई विद्या निकेतन के वारिस ही ने विद्यार्थियों को अष्ट विद्या ज्ञान और जादू की प्रशिक्षण देंगे। वाक्य आचार्य अभी विद्या निकेतन के अलग अलग कार्यों में व्यस्त है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ आने का एकदम सही मौका मिला? अगर सबको पता चल जाएगा तो हमें वह लोग छोड़ेंगे नहीं। जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां हम दोनों इतनी जल्दी पहुंच गए, पर सबको तुम्हारे ऊपर शक भी हो सकता है, क्योंकि जब से तुम वहां यहां आए हो तुम हर चीज के बारे में जानने के लिए इतनी बेताब रहते हो कि किसी को तुम्हारे ऊपर शक हो सकते हैं कि तुम कोई दूसरी दुनिया के जासूस हो या जा काले जादूगर। ऐसे ही बातें करते हुए कारण सारे शास्त्र को उसके सही जगह पर रख दिया और वह एक जगह जाकर बैठ गया। एपिसोड 39। राजकुमार आरव का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। आखिर कर क्या रहे हो तुम सब? हमारे साम्राज्य के काबिल जादूगरों में से एक हो तुम लोग, मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पा रहे हो, कैसे हो सकता है? राजा लगातार अपने सामने खड़ी जादूगर की टुकड़ियों को देखकर ने गुस्सा अपनी चिल्लाकर निकल रही थी। उनके साथ वैभव और उसकी मां और खुश सेनापति और महल के कुछ मुझे दर्ज की अध्यक्ष भी मौजूद थे, जिन्होंने भी अपना सर नीचे झुकाए हुए बैठे हुए हैं। ये सब देखकर वैभव अपना सर झुका लिया और अपना चेहरा इस तरह बनाए जैसे कि सबसे बेसहारा तो वही है, पर वह मन ही मन कहने लगा, मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते पिताजी, वह तो एक मच्छर के बराबर था, उसके लिए आप इतना चिंतित हैं जो कि वह आपको कुछ भी नहीं दे सकता, ना ही काबिल जादूगर बन सकता है, ना ही उसे कोई शक्तियां जागृत हो सकती है। वह बस एक मानगूंगी इंसान था जो गलती से राज परिवार में जन्म ले लिया, वह भी मेरे से पहले। मैं कैसे उसे अपने सामने इस राजशाही परिवार का उत्तराधिकारी बनते हुए देखता हूँ, जबकि बिना किसी मेहनत की उसे सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता था और मुझे हर चीज पाने के लिए अपने आप को साबित करना पड़ता था। रजाकुम वीडियो परेशानी से अपना सर पड़े हुए अपने सिंहासन में बैठे हुए थे कि तभी कुछ अध्यक्ष सामने आकर कुछ बातों को लेकर चर्चा करने लगे, जिसे सुनते हुए राजा गंदे उसका समाधान बता रही थी। तभी वैभव ने किसी को सारा किया, जिसके बाद किसी एक को अपने वाहन खड़ा हो गया होकर अपने सर झुकाए हुए कहने लगा कि अब पलकों पर को हमारे ऊपर शक हो रहा है, क्यों काली दुनिया की काले जादूकर हमें हर तीसरे चौथे दिन नजर आ रहे हैं और अलग अलग राज्य के दुश्मन जासूस भी हम पर अब नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं।
महल के चारों ओर कुछ दिनों से हमें कई दुश्मन जासूस मिले हैं, हम कब तक आ रहे हो, मतलब राजकुमार आरो के बारे में छुपाएंगे। तब तो सब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब पारस साम्राज्य का नया उत्तराधिकारी घोषित होगा और जश्न की तैयारी होगा। हर कोई हमारी महल में होने वाली इस जश्न और अगला उत्तराधिकारी का नाम जानने में हमेशा उत्सुक रहते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीज इसी बहाने सब साथ आकर देखी जाती है। अगर हमने थोड़ा देर किया तो सबको शक हो सकता है कि पारस साम्राज्य में कुछ गलत हो रहा है। उसकी बात सुनकर राजा को वह बात कहीं ना कहीं सही मिलेगी थी, पर जैसे उसने राजपुरोहित जी की बातों को याद किया, उसने इस बारे में बात करने के बारे में ही मना कर दिया। वैभव, ये सब सोचते हुए मैं बहुत गहरी सोच में गुम हो गया कि तभी उसके हाथों में पहनी हुई काली मोती की अंगूठी एकदम से काला होने लगा। उसे देखकर उसने अपने सेवकों को कुछ इशारा किया। उसके बाद वह अपने कमरे की तरफ चला गया। वहां उसके सेवक उसे अच्छे से बिस्तर पर बैठकर ऐसा झुककर उसके सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर कहा, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक मेरे कक्षा में कोई आना नहीं चाहिए। हम बाहर खरीद सैनिकों को भी दूर भेज दो, मैं कुछ तेरा अकेले रहना चाहता हूं। उसकी सेवक ने सर झुकाकर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। सबके जाने के बाद वैभव ने अपने आसपास देखा, फिर वह अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। धीरे धीरे वहां का माहौल एकदम डरावना और कई धुआं उसके पूरे कमरे में फैल गया, जिससे वहां काफी अंधेरा सा नजर आने लगा। उसे अंधेरे में एक कल गोलाकार में एक अलग ही दुनिया नजर आने लगी। यह पहले की तरह ही था। काली दुनिया से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर वैभव जोरों से हंसने लगा। हूं उसे हंसता हुआ देखकर उसे काली दुनिया के अंधेरे में बैठा शख्स ने कुछ ऐसा कहते हैं, जिसे सुनकर वैभव की हंसी 2 पल में ही गायब हो गई और वह अब गुस्से भरी आंखों से उसे काली दुनिया में की तरफ देखने लगा, फिर अपना मुंह फेर लिया। इसके तुरंत बाद वह गोलाकार जिसमें कई दुनिया दिखाई दे रही थी वह गायब हो गई और धीरे धीरे कमरे की रोशनी वापस आ गई। तभी खिड़की से 2 काली परछाई भारत के रूप में प्रभाव की कक्षा में आ गई और अपना सर झुकाए हुए घुटने के बल बैठ गए। उनके माथे में पसीना साफ नजर आ रहे थे। उन दोनों के आने से वैभव ने उन्हें देखा और कहा, क्या हुआ जो इस तरह पागलों की तरह मेरे पक्ष में बिना इजाजत के आ गई। जिस पर उनमें से एक नहीं जमीन पर निढाल होकर गिर गया, वही दूसरा अपने घुटनों पर बैठा अपने हाथों से लगातार रोशनी निकालने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों की हालत देखकर हम वैभव उन दोनों की तरह देखने लगा, जिसमें से एक पहले ही बेहोश हो चुका था तो वही दूसरे की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। यह सब किसने किया, आखिर हो क्या रहा है। इस पर एक काली पर ने कहा, राजकुमार आरव, हमारे छुपाने की जगह पर किसी ने हमला कर दिया है और अपने अग्नि तत्व से हमारी पूरी जगह को राख कर चुका है। हम दोनों ही बहुत मुश्किल से बच्चे, जितने भी हमारे जासूस और जादूगर थे वह सब उसे आज की चपेटी में आ गए और कुछ तो बंदी बन गए हैं। उन्हें किसने पकड़ा अभी तक पता नहीं चल पाया। ये कहते हुए वह वहीं गिर पड़ा और यह सुनकर वह हंसने लगा और कहने लगा, वह शैतान मुझे बेवकूफ कह रहा था कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं और वह खुद ही क्या कर रहा है, चाल चलना तो भूल गया। ये कहकर मैं आपका बहुत डरावनी तरह से हंसने लगा हूं। बहुत जल्द जब मैं शक्तिशाली और इस महल की राज को पता कर लूंगा, उसके बाद काली दुनिया क्या पूरे तीनों लोगों की दुनिया में मेरा राज होगा, मुझे बहुत जल्द। ये कहने के बाद उसने उन दोनों बेहोश परछाइयों को देखा। उसके बाद कुछ मंत्र बोल बताया। उसके थोड़ी देर के बाद 2 सेवक वहां पर आ गए और उन दोनों परछाई को उठाकर वहां से ले गए। यह वैभव के खास लोग थे जो महल में रहकर सिर्फ उसके लिए वफादार हैं। एपिसोड 40। सुबह सुबह अंगड़ाई लेते हुए आरव बहुत आराम से चलते हुए अपने क्लास की तरफ जा रहा था। इतने दिनों में वह आज बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था और चलते हुए वह मन ही मन कहने लगा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस पूरी दुनिया को जान लिया है। नहीं तो ऐसा डर मेरे मन में रहता था जैसे कि कोई भी जान मार डालेगा तो मैं क्या करता। अब कम से कम अपना बचाव की कर ही सकता हूँ। अचानक से उसके मन में ख्याल आया। इसके बाद इसका चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया और वह चलते हुए अचानक से रुक गया। ऐसे रुकता देखकर कारण जो उसके साथ ही चल रहा था उसे देखने लगा। अभी कुछ पल पहले इसके चेहरे में खुशी साथ नजर आ रही थी, अब अचानक से डर देखकर कारण को कुछ समझ नहीं आया। वह चौंकने होकर आसपास देखने लगा, कहीं कोई खतरा तो नहीं है। उसके सामने से 3 लड़कियां आती हुई दिखाई दिए। वह माहेश्वरी, काव्य और नील थे, जो उनकी तरफ की जाकर उनके सामने खड़ी हो गई और आरव को ऐसे खोया हुआ देखकर इशारों से करण से कहा कि क्या हुआ। माहेश्वरी के बहुत गौर से आरव को देख रही थी, उसके पास चली गई और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर इसे बहुत प्यार से उसका नाम लेकर पुकारने लगी, आरव आरव। ये देखकर नील का तो मुंह बन गया, तो वही काव्य को बहुत अजीब महसूस होने लगा था। जब जब वह महेश्वरी को आरव के करीब देखती है उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी, जिसके बारे में उसे भी पता नहीं। सपनों के राजकुमार अब आंखें खुली रखकर भी सपना देखना स्टार्ट कर दिया। क्या जल्दी चल, वैसे ही बहुत दिनों से क्लास नहीं आए, उसके बाद हमें कामदेव आचार्य से भी मिलना है। आरव अपने ख्यालों से बाहर आया तो देखा उसके सामने 3 लड़कियां उसे ही देख रही है और महेश्वरी उसके चेहरे पर हाथ लगाए हुए उसके बहुत करीब खड़ी थी। आरव ये देखकर उसका हाथ अपने चेहरे से दूर किया और करण को देखकर आगे की तरफ चला गया। उसका ऐसा रवैया देखकर लड़कियां हैरान रह गई, क्योंकि आरव काफी फ्रेंडली होता था पर आज सुबह कुछ अलग ही बिहेव कर रहा था। ये सब दूर से रुद्र और दूसरी ओर से दोनों राजकुमारियां भी देख रही थी।
रिद्धि सिद्धि की तरह देखकर कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता ये लड़का जब भी मिलता है इसमें कुछ अलग और अजीब दिखाई देता है? तो कैसे इधर उधर फुदकते हुए चले जा रहा था, उसकी आंखों में चमक नजर आ रहा था, अब अचानक से उसका चेहरा कैसे बदल गया? मुझे ना इस लड़के के अंदर कुछ गड़बड़ लगती है। क्या रुद्र भाई को कहीं कि इस लड़के के बारे में पता करने के लिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू चल मेरे साथ, यह कहकर सिद्धि उसे क्लास की तरफ ले जाने लगी। पर रास्ते में वह यहीं इसी बारे में बातें कर रही थी। बस हो गया तेरा जासूस बना, महल में क्या काम जासूस है जो अब तू भी जासूस बन रही है? अभी हम सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है जो हमने बहुत समय पहले लिया था, उसे बारे में हमारा पहला मकसद ही है आरव भाई को ढूंढना। क्या हम रुद्रा भाई की मदद नहीं ले सकते? अगर हम रुद्र है की मदद देंगे तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तुम जानते हो ना भाई, बचपन से ही आरव है की बहुत अच्छी दोस्त है, उसने तो एक बार उसके लिए अपनी जान भी दल पर लगा दिया था। पर हमारे नियम और हमारी कुछ उसूल है। पर वही रुद्र भी एक नजर आरव को लेकर दूसरी बार चलने लगा। चलते हैं, वह मन कहने लगा। आज इसकी आध्यात्मिक कौन सा बहुत ही शुद्ध और पवित्र नजर आ रही थी। क्या इसने अपने एक तत्व को पूर्ण रूप से जागृत कर लिया? इस लड़के में कुछ तो खास बात है कि सब सोचते हुए रुद्रा दूसरी ओर जाने लगा। कुछ देर बाद सब अलग अलग अपने अपने स्थान पर बैठे हुए अपने अपने बन चुके दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे, तो कोई किताब में अपना सर घुसाए हुए पढ़ रहा था। सब अपने में ही बिजी थे। राजकुमारी सिद्धि अपने बगल में बैठी रिद्धि की तरफ देखकर कहती है, कितनी समय हो गया, जादूगर रुद्रा अभी तक आया कि नहीं? वह तो हमेशा टाइम पर आ जाता है, आज क्या होगा? तभी वहां एक आचार्य आ गए। उसके बाद सब उनके ऊपर ध्यान देने लगे। आचार्य वहां जाकर कहने लगे, जादूगर रुद्र नहीं आएगा तो हम अपनी पुरानी कक्षा के आखिरी अध्ययन को आगे बढ़ेंगे। ये कहते हुए आचार्य जी उन्हें कुछ जादू की तत्वों के बारे में बताने लगे और बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। अब बीच बीच में अपनी सवाल भी कर रहा था। करण को आज आरव ऐसा रवैया देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर कुछ कहा नहीं। कक्षा खत्म होने के बाद सब अपने अपने विशेष तत्वों की क्लास में चले गए। आरव अभी भी क्लास के अंदर बैठा हुआ था। जिसके साथ कारण भी बैठा उसे देख रहा था। वह उसके बगल में बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर खाने लगा। तुझे क्या हुआ? अचानक से क्या हो गया तुझे? कुछ समय पहले तो बहुत चक रहा था और अचानक से तेरा पूरा रवैया ही बदल गया। क्या बात है? तुमने वादा किया था मुझे हर चीज बारे में बताया तो बताओ। उसके बाद सुनकर आरव में खोए हुए कहने लगा, मैं ये सोच रहा हूँ आखिर मेरे पहले तत्व जागृत तो हो गए और पूरी तरह से मैंने उसकी शक्तियां भी पाली है और मेरे चक्र भी बहुत शक्तिशाली है, पर मुझे ये तत्व मिल ही क्यों है? इस तत्व में सिर्फ औषधि और नेचुरल नेचर की शक्तियां हैं। ये तत्व तो बहुत ही कमजोर है। अगर कोई मेरे ऊपर हमला करने आएगा या मुझे किसी से लड़ाई करनी होगी तो इस तत्व में सत्य मेरे क्या काम आ सकती है सिवाय किसी के इलाज करने की? यह कहते हुए आरव चुप हो गया। तो वही उसकी बात सुनकर करण उसे देखने लगा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। वैसे तो मेरा तत्व अग्नि है, तो क्या मैं हर किसी को जलाकर राख कर दूं? तुमने अपनी पहली तत्वों की सबकी शांति है जो भी सबसे पहले, और इस बारे में सिर्फ मैं जानता हूं। अब तक तो सब अपना पहले के बारे में जाने गए हैं कि किसके पास सबसे विशेष और उसका पहला जागृत तत्व कौन से है। पर तुम सबके पहले तत्वों से पहले ही अपना एक अलग ही सबसे जागृत सुनहरा शक्तिशाली जादू है तेरे पास, फिर भी तुम अपने ऊपर शक कर रहे हो। तुम जादूगर बन गए हो क्या? इतना काफी नहीं भरोसा रखने के लिए? एक बार मुझसे कहा था कि तुम ही लोगों की मदद करनी है, और तुमने पहली बार जब कुछ बच्चे को बचाया था तब उसे वक्त तुम्हारे आंखों में वह चमक थी, किसी को बचाने की, किसी की तकलीफ दूर करने की, किसी के दर्द को कम करने पर सुकून मिलता है। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।